मैं हूं व्रत कुमार और आप सबका स्वागत करता हूं अपने केपी कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड साइंस के यूट्यूब के चैनल में। और जैसा कि आपको पता है, ये अब बीए फर्स्ट ईयर के पॉलिटिकल साइंस का फर्स्ट पेपर का लास्ट लेसन का ये थर्ड पार्ट है। और ये इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि इसमें हम अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व के बारे में बात करेंगे कि अल्पसंख्यकों को प्रतिनिधित्व देना है तो कौन सी पद्धति है वो अपनाई जाए। ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए ध्यान रखना है कि अल्पसंख्यकों को अगर प्रतिनिधित्व देना है, अल्पसंख्यकों को भी बराबर का इच्छा मिले, तो इसके लिए कौन सी अध्ययन पद्धति है उसको अपनाया जाना चाहिए। तो ये यहाँ पे ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इस तरह के प्रश्न एग्जाम में आने की संभावना रहती है। तो ये यहाँ पे आपको ध्यान देना है। अल्पसंख्यक के बारे में जैसे हम बात करें तो अल्पसंख्यक जो जनसंख्या में कम है, जनसंख्या में क्या है, कम है, अब उनको प्रतिनिधित्व देना है तो क्या क्या विधि होनी चाहिए, क्योंकि हर सभी को लोकतंत्र में बराबर का हक मिलना चाहिए। तो इस वजह से प्रतिनिधित्वात्मक लोकतंत्र के अंदर अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ध्यान देना है कि इस तरह के जब भी आया एग्जाम में तो क्वेश्चन को कैसे किया जाएगा और किस तरह से आपको तो ध्यान देना इसमें। तो देखिए कि अल्पसंख्यक प्रतिनिधित्व की पद्धति के बारे में हम जब बात करें तो सबसे इम्पोर्टेंट ये है जो आपको समझना है कि वर्तमान विश्व में अधिकांश देशों में प्रतिनिधित्वात्मक प्रजातंत्रीय शासन व्यवस्था, यानी कौन सी शासन व्यवस्था अपनाई गई है, प्रतिनिधित्वात्मक लोकतंत्र की। और इस शासन व्यवस्था की आलोचना करते हुए कुछ आपेक्ष भी लगाए गए हैं। वे अपनी बहुमत निर्वाचन पद्धति के कारण प्रतिनिधित्वात्मक प्रजा संपूर्ण जनता का शासन न होकर बहुमत का शासन होता है। मतलब यही कहते हैं और आलोचना ये लगाती है कि प्रतिनिधित्वात्मक लोकतंत्र में क्या होता है, बहुमत शासन व्यवस्था, जो बहुमत में है उनको ही वहाँ पे शासन व्यवस्था में हक मिल जाता है। तो इस तरह से अल्पसंख्यक पीछे रह जाते हैं जब ये आलोचना कुछ विद्वान इसकी करते हैं। तो मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ कि इसी कारण प्रजातंत्र की आलोचना करते हैं क्योंकि उनको जो जनसंख्या में कम है उनको पर्याप्त बहुमत नहीं मिलता है। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना है कि इस कमी को दूर करने के लिए प्रतिनिधित्व लोकतंत्र के अंतर्गत अल्पसंख्यकों को प्रतिनिधित्व देने के लिए यहाँ एक अलग नीति अपनाई गई है। तो देखें, जॉन स्टुअर्ट मिल ने अपनी पुस्तक प्रतिनिधित्वात्मक प्रजातंत्र के अंतर्गत ये कहा गया है कि अल्पसंख्यकों के हितों का सशक्त माध्यम प्रजातंत्र है, यानी प्रजातंत्री व्यवस्था में अल्पसंख्यकों को बराबर प्रतिनिधित्व मिलता है। और इसके लिए विद्यमान शासन सभी व्यक्तियों का समान रूप से प्रतिनिधित्व करने वाली शासन व्यवस्था नहीं, वरन यह केवल बहुसंख्यकों का प्रतिनिधित्व शासन है। एक वास्तविक व सर्वसम्मत लोकतंत्र में प्रत्येक वर्ग को अपनी जनसंख्या के अनुपात के अनुसार प्रतिनिधित्व प्राप्त होना चाहिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब यहाँ पे हम जो वो पढ़ेंगे कि कौन सी पद्धति है जो अल्पसंख्यकों को भी प्रतिनिधित्व दिला सकती है। तो अब यहाँ पे हम यही पढ़ेंगे कौन सी पद्धतियाँ हैं जो अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व के तौर पे काम करती हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, अल्पसंख्यकों को प्रतिनिधित्व प्रदान करने के लिए समय समय पर अनेक पद्धतियों का प्रतिपादन किया गया है, लेकिन उसमें सबसे महत्वपूर्ण जहाँ पर अल्पसंख्यकों को भी प्रतिनिधित्व मिल जाता है तो अपनी जो निर्वाचन पद्धति है वह है आनुपातिक प्रतिनिधित्व। कौन सी है? आनुपातिक प्रतिनिधित्व। तो यहाँ पे ध्यान रखना है, आनुपातिक प्रतिनिधित्व ये एक ऐसी पद्धति है, ठीक है ना, ऐसी पद्धति है जिसके द्वारा अल्पसंख्यकों को भी अपना प्रतिनिधित्व सुनने का, यानी अपना प्रतिनिधि सुनने का अधिकार है, उनको भी अपना प्रतिनिधित्व मिल जाता है। तो देखिए, आनुपातिक प्रतिनिधित्व की पद्धति और अल्पसंख्यकों को प्रतिनिधित्व प्रदान करने की दूसरी पद्धति में प्रमुख अंतर यह है कि, मतलब इससे पहले और इस पद्धति में अंतर यह है कि आनुपातिक प्रतिनिधित्व की पद्धति के अंतर्गत सभी वर्गों को उसकी मतदान शक्ति के अनुपात के आधार पर प्रतिनिधित्व दिया जाता है। जितनी जनसंख्या में कोई प्रतिनिधि है तो उसको उसका प्रतिनिधित्व सुनने का हक दिया जाएगा। जबकि अल्पसंख्यकों को प्रतिनिधित्व सुनने के लिए अन्य पद्धतियों के अंतर्गत अल्पसंख्यकों के लिए कुछ विशेष प्रतिनिधित्व का प्रबंध किया गया है। तो हम यहाँ पे आज जो इम्पोर्टेंट है वो पढ़ेंगे आनुपातिक प्रतिनिधित्व क्या है, और ये पद्धति अल्पसंख्यकों को अपना प्रतिनिधित्व बनाती है, यानी इस तरह से उनको भी अपना प्रतिनिधि मिल जाता है। तो ये एक उनके लिए, यानी कह सकते हैं कि भी प्रजातंत्र है वो बहुतंत्र की व्यवस्था होती है, तो उसमें अल्पसंख्यक उसको अपने हित है नहीं मिल पाते। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे ध्यान रखना है कि अल्पसंख्यकों के हित के लिए आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति है वो बहुत महत्वपूर्ण है। और इसके बारे में आप ध्यान रखना है कि
इसके बारे में थोड़ा हम पढ़ लेते हैं कि 18वीं सदी में, ठीक है ना, 18वीं सदी की अगर हम बात करें तो 18वीं सदी में हम यहाँ पे बात करें जिन्होंने इस पद्धति को बनाया है, इस पद्धति को जिस विद्वान ने अपने विचारों के तहत बनाया है और ये पद्धति अपनाई गई है, तो ये कहाँ से शुरू हुई है, तो ध्यान रखना अंग्रेजी विचारक थॉमस हेयर, एक अंग्रेजी विचारक है, थॉमस हेयर, उस विद्वान का नाम है थॉमस हेयर जिन्होंने ये पद्धति दी है 18वीं सदी में। और इसी पद्धति उन्होंने इस तरह से अपनी एक पुस्तक लिखी थी। क्या लिखी थी उन्होंने? थॉमस हेयर ने एक पुस्तक लिखी और उस पुस्तक में उसमें लिखा है हेयर प्रणाली। क्या लिखा है? हेयर प्रणाली, यानी अपने नाम से ही ये प्रणाली है वो उन्होंने अपने पुस्तक में वर्णन किया है। तो इस तरह से ध्यान रखना है कि इसी प्रणाली के कारण इसको हेयर प्रणाली भी कहते हैं, क्योंकि थॉमस हेयर ने इसके नाम से कहा और यही इसी पुस्तक में लिखा है। तो अपनी पुस्तक, अब ये पुस्तक का क्या नाम है तो मैं यहाँ पे लिखवा देता हूँ, प्रतिनिधि का चुनाव। अब पुस्तक का क्या नाम है? प्रतिनिधि का चुनाव, ठीक है। तो ये पुस्तक है, इस पुस्तक में उन्होंने थॉमस हेयर प्रणाली का वर्णन किया और ये जो हम कह सकते हैं आनुपातिक प्रतिनिधि प्रणाली है, इसका दूसरा नाम क्या है? हेयर प्रणाली। ध्यान रखना है आनुपातिक प्रतिनिधि के तौर पे। तो अब देखिए इसे क्या है, इसके बारे में आपको क्या ध्यान रखना है तो वो मैं आपको बता देता हूँ। अच्छा, उन्हीं के नाम पर हेयर प्रणाली जिसे कहा गया है, किस प्रणाली को? आनुपातिक प्रतिनिधि प्रणाली का दूसरा क्या नाम है? हेयर प्रणाली। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आगे देखें। अब इसके बारे में समझना है कि है क्या। तो इसकी योजना के अनुसार इस पद्धति को अपनाने के लिए बहुत सदस्य निर्वाचन क्षेत्र होना चाहिए। पहला तो क्या, ये पद्धति कहाँ काम करेगी? जहाँ का निर्वाचन क्षेत्र क्या है? कल मैंने बताया था ना, एक सदस्य बहुत सदस्य। तो बहुत सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र होना चाहिए। कौन सा होना चाहिए? बहुत सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र होना चाहिए। यानी एक निर्वाचन क्षेत्र से बहुत सारे प्रतिनिधि जो निर्वाचित होते हैं, ये बहुत सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र हो गया। अब इसमें ध्यान रखना है कि इसमें इस तरह से ऐसे निर्वाचन क्षेत्र में प्रत्येक मतदाता को उम्मीदवार की संख्या के बराबर मत देने का अधिकार होता है। मतलब बहुत सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र तो समझ लीजिए कि 5 निर्वाचन क्षेत्र हो गए। कितने हो गए? 5 हैं, वो निर्वाचन क्षेत्र हैं। तो इस तरह से जो मतदाता हैं, मतदाता वो क्या करेगा? उनको मत देगा। तो अपनी इच्छा से उन 5 निर्वाचन क्षेत्रों को वो मतदाता है क्या करता है? वोट देता है। तो यहाँ पे ध्यान रखना है, ऐसे निर्वाचन क्षेत्र में प्रत्येक मतदाता को उम्मीदवार की संख्या के बराबर जितने उम्मीदवार खड़े हुए उतने वोट देने का अधिकार उसे होगा। मत देने का अधिकार होना चाहिए। और इस प्रकार के चुनाव के अंतर्गत उम्मीदवारों को विजयी समझा जाना चाहिए जिन्हें अपेक्षाकृत बहुमत नहीं वरन मतदाताओं की एक निश्चित संख्या का समर्थन मिला है। यानी अब इसके तहत जिसको निश्चित कोटा मिल जाता है, न्यूनतम कोटा जो कहते हैं कि विजेता के लिए, तो इस तरह से अगर कोई व्यक्ति है वह उस के अंतर्गत निश्चित कोटा प्राप्त कर लेता है तो ये एक तरह से विजेता माना जाता है। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट आगे देखना है। तो अब ध्यान रखिए, हेयर प्रणाली की जब हम बात करें यानी आनुपातिक प्रतिनिधित्व जिसे हेयर प्रणाली भी कहते हैं, तो हेयर प्रणाली को एकदम कार्य रूप में लेने के लिए विचारकों ने इसके 2 प्रतिपादन किया। मतलब विचारकों ने अनेक पद्धतियों का प्रतिपादन किया जिनमें 2 प्रमुख यानी प्रतिनिधित्व की हेयर प्रणाली को कार्य रूप में परिणत करने के लिए। अब इसके भी जो यहाँ पे मैं बता रहा हूँ यह तो आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे जो आनुपातिक पद्धति, इसको हेयर प्रणाली भी कहते हैं, ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है, हेयर प्रणाली, ठीक है ना। अब इस हेयर प्रणाली को यहाँ पे 2 अलग अलग यानी इस प्रणाली को 2 तरह से कार्य में काम में ली जाती है, ठीक है ना। हेयर प्रणाली को विचारकों ने 2 तरह से चुनावी प्रक्रिया में काम में ली जाने वाली प्रणाली, तो एक एकल संक्रमणीय मत प्रणाली, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली, ठीक है ना। एक है एकल संक्रमणीय मत प्रणाली, या इसको एक और नाम भी कह सकते हैं वैकल्पिक। क्या कह सकते हैं? वैकल्पिक। तो ये भी इसका नाम है वैकल्पिक मत प्रणाली, ठीक है ना। यानी सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम या अल्टरनेटिव वोट सिस्टम। दूसरी इसकी एक और होती है, वो है सूची प्रणाली, यानी हेयर प्रणाली ये एक ही है दोनों।
अब इस जो है प्रणाली है ये, जिसको ये अनुपातिक को हेयर प्रणाली भी कहते हैं। अब हेयर प्रणाली को कार्य रूप में लेने के लिए दो तरीके हैं, यानी एक तो एकल संक्रमण मत प्रणाली और दूसरी है सूसी प्रणाली। तो हम दोनों के बारे में यहाँ पे समझेंगे। तो पहले ये समझते हैं कि एकल संक्रमण मत पद्धति या मत प्रणाली है वो क्या है, तो हम इसके बारे में यहाँ पे समझते हैं। तो ध्यान दीजिए आगे यहाँ पे, तो ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, क्योंकि अब मैं मिटाऊंगा तब भी आगे नेक्स्ट जो हमें कुछ इंपॉर्टेंट आगे चर्चा करेंगे, तो आपको ध्यान देना है। तो देखिए पहली है, यहाँ पे हम बात करें एकल संक्रमणीय मत प्रणाली, ठीक है ना। एकल संक्रमणीय मत प्रणाली अब क्या है, ये अनुपातिक प्रतिनिधित्व के अंतर्गत ही हम समझ रहे हैं इसके दो है, क्योंकि अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली में बहुत क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्र में काम में आती है। जितने प्रतिनिधि होते हैं उतने मतदाताओं को वो मतदाता वोट देता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए इसके दो तरह के हैं। तो एक है एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। अब इसमें देखना क्या है, तो ध्यान देंगे और ध्यान से सुनेंगे। सामान्यतः आनुपातिक प्रतिनिधित्व की पद्धति को एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के आधार पर अपनाया गया है, यानी ज़्यादातर ये आनुपातिक प्रतिनिधित्व का ही एक रूप है, वो है एकल संक्रमणीय मत पद्धति। ये एक जटिल प्रक्रिया है, यह एक मतलब सिंपल सा जो कैसे एक सदस्यीय प्रणाली की तरह नहीं होता है, ये एकल संक्रमणीय मत पद्धति है, तो इसको समझना थोड़ा जटिल है। इस प्रणाली के लिए बहुत सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र जरूरी है। अब इसके लिए बहुसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र आवश्यक है, ये ध्यान रखना है। यानी एकल संक्रमण मत पद्धति कहाँ अपनाई जाती है, जहाँ का निर्वाचन जो क्षेत्र है वह अलग अलग खंडों में बांट देते हैं, यानी बहुत जो निर्वाचन क्षेत्र है वहाँ पे अलग अलग निर्वाचन क्षेत्र होंगे, लेकिन एक ही निर्वाचन क्षेत्र में बहुत सारे सदस्य प्रतिनिधियों को चुना जाता है। तो इस तरह से हो गया। इसके लिए बहुत सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र आवश्यक है, और एक निर्वाचन क्षेत्र से चुने जाने वाले सदस्यों की संख्या कितनी भी हो, प्रत्येक मतदाता को केवल एक ही मत देने का अधिकार होता है, ठीक है ना। और दूसरा यहाँ पे ध्यान रखना कि मतदाता को केवल एक ही मत देने का अधिकार होता है, ठीक है ना। वापस ध्यान रखना, मैं बता रहा हूं कि इस निर्वाचन क्षेत्र से चुने जाने वाले सदस्यों की संख्या भले 5-10 कितनी हो, प्रत्येक मतदाता को केवल एक ही मत देने का अधिकार प्राप्त होता है। मत देने की पद्धति यह होती है कि यहाँ पे मत देने की पद्धति यह होती है कि मतपत्र पर निर्वाचन क्षेत्र के सभी उम्मीदवारों के नाम लिख दिए जाते हैं। यानी आपको यहाँ पे एक तरह से हम बता देते हैं कि एक निर्वाचन क्षेत्र है जिसमें 4-5 जने हैं वो खड़े हुए हैं चुनाव के लिए, हम मान लेते 4 जने हैं, ठीक है ना। यहाँ पे है वो ए है, ये बी है, ये सी और ये डी है। इस तरह से ये मतपत्र हैं, यहाँ पे मत पेटी है। तो मतपत्र पर निर्वाचन क्षेत्र के सभी उम्मीदवारों के नाम लिख दिए, यहाँ पे उम्मीदवारों के नाम लिख दिए। अब प्रत्येक मतदाता मतपत्र पर दिए गए सब उम्मीदवारों में से यानी ध्यान रखना वापिस, प्रत्येक मतदाता मतपत्र में दिए गए यानी मतपत्र मतलब क्या होता है, आपको पता होगा कि ये मतपत्र जिसमें लिखा होता है ये ABCDE, यहाँ समझ लीजिए डी तक, यानी इतने जने हैं वो खड़े हुए हैं, इतने व्यक्ति इतने प्रतिनिधि है वो खड़े हुए हैं। इसकी ये डिजाइन है, इसकी ये है, इसकी ये है, और किसी की ये, मतलब इस तरह से चुनाव चिन्ह भी होता है और ये मतपत्र होता है। यानी ये व्यक्ति है ए मुझे फलाना जो भी है, ये सब नाम दिए, और ये इस तरह से इनकी डिटेल होती है कि भाई फर्स्ट नंबर पे ये है, बी नंबर पे ये है, और इस तरह से ये सूची होती है और लोगों को पता रहता है। तो ये मतपत्र होता है। तो आगे देखना है, प्रत्येक मतदाता मतपत्र में दिए गए सब उम्मीदवारों में से जिसे सबसे उपयुक्त समझता है उसके नाम के आगे अपनी पहली पसंद लिख देगा, ठीक है ना। जैसे समझ लीजिए ये यहाँ पे है, अब ये मतपत्र है जो मतदाता के पास होगा। तो अब मुझे इच्छा लगा कि भाई ए है वो पहली मेरी वरीयता है ए,
यानी पहला मेरा वोट जाएगा इसको, दूसरी वरीयता मैंने दे दी इसको, तीसरी वरीयता मैंने दे दी इसको, और चौथी वरीयता मैंने दे दी इसको। तो फर्स्ट जो मेरी पसंद थी वो था ए, सेकंड पसंद है वो बी, तीसरी जो पसंद है वो है डी, और चौथी पसंद कौन सी है, सी। तो इस तरह से मैंने एक मत पत्र पे अपनी वरीयता, अपने जो रुचि के अनुसार वरीयता मैंने यहाँ पे लिख दी, ठीक है ना। अब ध्यान रखना, तो अब देखिए यहाँ पे, तो इस तरह से जैसे 4 अलग अलग थे, तो यहाँ पे जैसे मत पत्र में मैंने आपको बता दिया है, तो यहाँ पे देखना है वापिस, जिसे सबसे उपयुक्त समझता है उसके नाम के आगे पहली पसंद, अपनी पसंद के अनुसार उसने कम उपयुक्त उम्मीदवार के नाम के आगे अपनी दूसरी पसंद, इस प्रकार जितने सदस्य निर्वाचित होने हैं उतनी पसंद लिख देता है और वह मत पत्र में डाल देगा, ठीक है। तो अब देखिए, अब इस तरह से आप समझ गए ना कि भाई ये मत पत्र है। अब समझ लीजिए हम यहाँ पे हम जब बात करें तो यहाँ पे नॉर्मल सी होती है, जैसे एक मत पत्र है, मतलब एक जो होता है ना कि जिसमें मत डालना होता है। तो अब जैसे ये मत पत्र होता है, इसमें एक व्यक्ति है, कोई भी एक व्यक्ति है जिसने इन चारों में से ए को पहली पसंद दी, बी को दूसरी पसंद माना, डी को तीसरी पसंद और सी को इस तरह से। तो और दूसरा भी मतदाता होगा, उसके सामने भी यही होगा, ठीक है ना, कि ए बी सी और डी। अब इस तरह से एक और था, उसने यहाँ पे क्या किया, ए को ही फेवरेट माना, बी को यहाँ पे अपने तीसरी वरीयता दी, क्योंकि उसे पसंद यहाँ पे इसको दे दी है चौथी वरीयता और इसको दे दी दूसरी वरीयता, ठीक है ना। एक और मतदाता, एक और आया जिसने मतदाता में क्या कर दिया, ये जो मत पत्र था ये आपने समझना, मैं इसलिए बता रहा हूँ यहाँ पे ए बी सी और डी। तो यहाँ पे देखिए इसको दे दी ए, यानी एक पहली वरीयता, इसको भी ए पसंद आया तो फर्स्ट ए को दे दिया, मतलब मेरी पहली रुचि है कि ए जीते, ठीक है ना। इसी तरह यहाँ पे हम बात करें, दूसरी वरीयता यहाँ पे दे दी इसने इसको, तीसरी वरीयता इसको दे दी और चौथी वरीयता दे दी इसको। तो अब इस तरह से लोगों ने ये वरीयता के हिसाब से वोट दिए, समझ में आ रहा है ना। तो अब इनमें से जो सबसे ज़्यादा वोट या जो पहली वरीयता जिसकी है वो चुना जाएगा। तो देखो पहली वरीयता यहाँ से ए चुना जाएगा, कौन सा चुना जाएगा, ए। इसके बाद अगर उसने इसी तरह से जो न्यूनतम कोटा अगर प्राप्त कर लिया है तो उससे बची हुई जो वोटिंग संख्या है वो दूसरों को दी जाती है, क्योंकि ए नंबर पर ये पहला जीत जाएगा, फिर दूसरे नंबर पर बी, यानी यहाँ पे बी का डिमांड ज़्यादा है तो बी आएगा यहाँ पे। तो इस तरह से ये है जो चुन जाते हैं कि पहला ए जीत गया फिर दूसरा बी। अब आगे यहाँ पे देखें, पसंदगियों के उल्लेखीय व्यवस्था प्रत्येक मत पत्र का उचित प्रयोग करने के लिए की जाती है, और ये मत पत्र ही है जो उचित उपयोग में आता है। जब एक उम्मीदवार अपनी लोकप्रियता के कारण, एक उम्मीदवार जो खड़ा होता है, जो उम्मीदवार एक उम्मीदवार अपनी लोकप्रियता के कारण निश्चित संख्या से अधिक मत प्राप्त कर लेता है तो इस अतिरिक्त मतों को मतदाता की दूसरी पसंद के उम्मीदवार को हस्तांतरित कर दिया जाता है। इसी प्रकार यदि उम्मीदवार को इतने कम मत प्राप्त हो कि उसके निर्वाचित होने की संभावना न हो तो मतदाताओं की पसंद के अनुसार दूसरे मतदाताओं को जो वोट है वो ट्रांसफर कर दिए जाते हैं। मत के हस्तांतरण की इस व्यवस्था के कारण ही इसे एकल संक्रमणीय मत पद्धति कहा जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये ध्यान रखना। अब यहाँ पे ये तो आप समझ गए, ठीक है ना, कि मैंने क्या बताया कि मत हस्तांतरण के कारण ये जो पद्धति है वो एक मत पद्धति कहलाती है। अब ये मत हस्तांतरण क्या है तो वो मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। तो सबसे पहले यहाँ पे देखें कि मत हस्तांतरण का मतलब होता है कि एक निश्चित संख्या, यहाँ पे हम बात करें, एक होता है ना कि निश्चित कोटा अगर किसी ने प्राप्त कर लिया तो वो जीत जाता है, क्या करता है, जीत जाता है। तो जैसे हम यहाँ पे बात करें कि टोटल जो निर्वाचन क्षेत्र है, ठीक है ना, टोटल जो निर्वाचन क्षेत्र है उस निर्वाचन क्षेत्र में कितने मत हैं, 7000 मत है। कितने मत है टोटल, 7000 मत है, यानी मतदाता है वो 7000 और 7000 वोट पड़ेंगे। इसमें से अब निश्चित कोटा क्या है,
निश्चित कोटा यानी कोई भी उम्मीदवार, अगर कोई भी उम्मीदवार हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे बता रहा हूँ कि आनुपातिक पद प्रणाली के प्रतिपादक हेयर के अनुसार निश्चित मत संख्या निकालने के लिए प्रयुक्त किए गए प्रयुक्त को यहाँ पे हम देखें तो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि जो टोटल जो यहाँ पे मत देने हैं वो कितने हैं 7000 है। और हम मान लेते हैं कि टोटल कितने उम्मीदवार हम मान लें, टोटल जो हमें उस निर्वाचन क्षेत्र में 4 उम्मीदवार खड़े हुए, कितने हुए 4। तो इस तरह से हम मान लेते हैं एक तरीके से कि टोटल हैं 4000 मत हैं और 4 जने खड़े हुए हैं इलेक्शन के लिए और लोगों ने इस हिसाब से अपनी पसंद के वोट उसको दिए हैं। तो अब निश्चित कोटा क्या होगा, तो कहते हैं ना निश्चित कोटा क्या होता है, तो आपको ध्यान रखना है निश्चित कोटे का मतलब है कि टोटल यहाँ पे क्या होगा, कुल मतों की संख्या बटे कुल उम्मीदवार प्लस 1, कुल उम्मीदवार प्लस 1 और इसके बाद यहाँ पे आएगा प्लस 1। इस तरह से हम ज्ञात करेंगे। तो देखो अब कैसे होगा, तो जैसे 4000 है, अब 4000 में कुल उम्मीदवार कितने हैं अपने यहाँ पे 1 2 3 4, कितने उम्मीदवार हैं यहाँ पे, उम्मीदवार कितने हैं 4 उम्मीदवार हैं। तो इस तरह से 4 + 1 5, यहाँ पे फिर आ जाएगा 1। अब कैसे करें, 4 में कितने हो गए 5, अब 5 का भाग दे दिया 4000 में, तो आंसर क्या आएगा यहाँ पे देख लो, ये आ गया 800। कितना आ गया 800 और 800 + 1, तो यानी इस तरह से न्यूनतम कोटा कितना हो जाएगा 801। यानी इनमें से जो भी प्रत्याशी है वह पहली पसंद के अनुसार अगर जिस भी प्रत्याशी के 800 वोट आ जाएंगे, ठीक है ना, तो वो 800 अगर मत प्राप्त होते हैं, 800 मत प्राप्त है तो वो हो जाएगा विजय। क्या हो जाएगा विजय। अब यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट जो ध्यान रखना है कि ये जो इम्पोर्टेंट वो बता रहा हूँ वो ये ध्यान रखना, जैसे मान लीजिए कि इस ए को मिल गए, कितने मिल गए समझ लो 1000 मिल गए, ए को कितने वोट मिल गए 1000 और इसको मिल गए 800, कितने मिल गए इसको 1000 की जगह हम मान लेते हैं कि इसको मिल गए लगभग 2000, कितने वोट मिल गए 2000 और इसको मिल गए 1500, कितने मिल गए 1500। अब सी की बात आती है तो सी को मिल गए समझ लीजिए 1000, कितने मिल गए 1000 और डी को कितने वोट मिल गए 500। ये इनके क्या हैं, ये सब है मत संख्या, क्या है मत संख्या। यहाँ पे ध्यान देना है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट, मैंने कहा था थोड़ा जटिल, लेके एक बार सीख लोगे तो समझ में आ जाएगा। तो देखिए इस तरह से 4000 वोट थे और फिर कहा है कि वही उम्मीदवार जीतेगा जिसको निश्चित कोटा है वो प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरह से देख लीजिए कि टोटल 801 अगर किसी को मिलता है तो वो 801 मिलता है तो वो जीत जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे मान लेते हैं कि यहाँ पे ए को कितने मिले 2000 मिले, यानी वो तो जीत गया, ए तो क्या हुआ जीत गया, ठीक है। अब यहाँ पे हमने थोड़ा इसे ऐसे करना था कि इसकी जो उम्मीदवार है वो ज़्यादा होने चाहिए थे, उम्मीदवार कितने होने चाहिए थे ज़्यादा, तो ज़्यादा हम उम्मीदवार कर लेते हैं। हम मान लेते हैं टोटल उम्मीदवार कितने हैं EFG, ठीक है। तो इस अकॉर्डिंग हम यहाँ पे इसका जो आंकड़ा है वो चेंज कर देते हैं, आंकड़ा चेंज कर लेते तो मान लीजिए कि इसको भाई अपने मिल गई 1500, इनको मिल गए 1000, ठीक है। अब इनको मिल गए समझ लीजिए आप 800 मिल गए। अब यहाँ पे हो गए 25 23 और इसको मिल गए 700, इसको मिल गए 500, इसको मिल गए 500, यानी ये 1000 2000 ये हो जाते हैं। तो इसको ऐसे करते हैं कि इसको भी हम कर लेते हैं 600 और इसको कर लेते हैं 100, ठीक है। तो इस तरह से आप एक बार देख लेना आंकड़ा यहाँ पे मिल रहा है कि नहीं, ठीक है ना, ऐसे जनरली जल्दी बता रहा हूँ। तो इस तरह से तो अगर 7 हैं प्रत्याशी, कितने हैं 7 हैं, तो भी 7 है तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, तो जब हम अगर निश्चित कोटा निकालना है वापस, तो यहाँ पे वापस क्या करेंगे आप यहाँ पे करेंगे 7 + 1, तो 7 + 1 यानी कितना हो गया ये समझ लीजिए कितना होगा 8, यानी 8 का भाग देंगे तो आ जाएगा यहाँ पे आंसर अपना 500 + 1, टोटल आंसर आएगा 501। यानी कोई भी मतदाता 501 अगर ले लेता है
501 वोट आता है वो जीत जाएगा। तो इस तरह से इसके कितने आए थे, 1500 आए, कितना आए 1500। तो इसका मतलब ये हो गया जीत, इसकी जीत हो गई। अब इसके कितने थे, 1500 थे। अब 1500, इसकी जरूरत कितनी थी, 501। तो ऊपर के जो वोट हैं, ऊपर के जो वोट है वो किसको ट्रांसफर हो जाएंगे, उसकी दूसरी वरीयता वाला। दूसरी वरीयता है कौन सी, जो जीतने वाला है 1000। तो यानी इसके 501 है वो इसके हो गए। इसके बाद के जो है वो उस दूसरे को ट्रांसफर कर दिए जाते हैं, दूसरे को ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। और इस तरह से ये व्यवस्था चलती है। तो देखो अब इसके ट्रांसफर हो जाएंगे इसको, तो ये भी जीत जाएगा, ये भी जीत जाएगा, ये भी। और एक ध्यान रखना, जिसके बहुत कम वोट हैं, जो नहीं जीत पा रहेगा, तो फिर इसके वोट हैं ये 100 वोट हैं, कितने 100। तो 100 वोट फिर क्या करेंगे, इनको ट्रांसफर कर देंगे। इनके जिनके ज़्यादा वोट है तो इन जो कम है उसके उसमें से ज़्यादा वोट, जिसके ज़्यादा वोट है उसको ज़्यादा मिलेंगे। तो इस तरह से हिस्सा है वो वापस इनको मिलेगा। तो इस तरह से जो जीत जाता है निश्चित कोटा उससे ज़्यादा है तो मस्त ट्रांसफर होते हैं, हस्तांतरण होते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे कहा था हस्तांतरण। और जो ज़्यादा कम है सबसे, उस वो नहीं जीत पा रहा है तो उसके मत भी उनके मत के अनुपात में इनको बांट देंगे। तो यही होती है यहाँ पे एकल संक्रमणीय मत पद्धति। समझ में आ गया। मैंने कहा था थोड़ा जटिल है लेकिन इसको समझना पड़ेगा। इस तरह से ये एक महत्वपूर्ण हो जाता है। और ये जो है इस तरह के एग्जाम में आ सकता है कि एकल संक्रमणीय मत पद्धति के बारे में बताइए, तो आपको ये समझना होगा। नेक्स्ट यहाँ पे हम देखते हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि, तो जैसे ये तो आपको समझ में आ गया यहाँ पे जो मैं बता रहा था, ठीक है ना। अब नेक्स्ट आपको देखना है कि निश्चित कोटा क्या होता है, तो वो आपको ध्यान रखना है। जितने उम्मीदवार +1 और इस तरह से आप करेंगे निश्चित कोटा आ जाएगा और हस्तांतरण होगा ये। अब यहाँ पे मतगणना, तो मतगणना का मैंने तरीका है वो बता दिया, यानी हस्तांतरण होता है। जो ज़्यादा, जो जिसको निश्चित कोटा प्राप्त हो गया है तो उसके ऊपर वाले जो मत है वो दूसरों को दिए जाएंगे और इस तरह से दूसरा जीत जाएगा। और जिसके सबसे कम है उसके वो फिर उसको वहाँ से वो बाहर हो जाएगा, उसके वोट है वो फिर दूसरों को ट्रांसफर यानी हस्तांतरण किए जाएंगे। जिसको ज़्यादा वोट है तो उसका जो बाहर जा रहा है उसके वोट उसको ज़्यादा मिलेंगे। इस तरह से हस्तांतरण होगा। तो ये तो हो गया अपना एकल संक्रमण मत पद्धति, ठीक है ना। अब दूसरी हम यहाँ पे देखते हैं जो मैंने बताया था सूची प्रणाली, ठीक है ना। ये आनुपातिक मत पद्धति की 2 तरह की होती है, एकल संक्रमण मत पद्धति और दूसरी होती है सूची प्रणाली। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, इसमें भी तो देखिए आनुपातिक मत पद्धति का दूसरा रूप है सूची प्रणाली। क्या है सूची प्रणाली? यानी आनुपातिक पद्धति जो है प्रतिनिधित्व पद्धति, उसका दूसरा रूप है। पहला तो हमने देख लिया एकल संक्रमणी, अब दूसरा रूप देख लीजिए। अब इसके अंतर्गत भी यह भी बहुसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत काम में आती है। यानी ये पद्धति भी कहाँ पे यूज की जाती है, जहाँ पे बहुसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र हो रहा है। ठीक है, बहुसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र वहाँ पे काम आती है। और एक निर्वाचन क्षेत्र में कम से कम, अगर निर्वाचन क्षेत्र है एक निर्वाचन क्षेत्र के अंदर लगभग 15 से 20 सदस्य चुने जाते हैं। 15 से 20 सदस्य चुने जाते हैं। यानी बहुसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र में अगर एक निर्वाचन क्षेत्र है तो एक निर्वाचन क्षेत्र में बहुसदस्यीय वाले हैं, ठीक है ना। और यहाँ पे देखो एक निर्वाचन क्षेत्र में कितने सदस्य आ रहे हैं, 15 से 20। एक निर्वाचन क्षेत्र में कितने, 15 से 20 सदस्य हैं, तो यही कहलाती है बहुसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र। अब इसमें सूची प्रणाली में ये कैसे करती है, यहाँ पे तो देखें। इस प्रणाली के अंतर्गत जो उम्मीदवार खड़े होते हैं उनके दलों के अनुसार अलग अलग सूची बना ली जाती है। क्या होता है, जैसे मान लीजिए अलग अलग बीजेपी, यहाँ पे हम मान लेते कांग्रेस, ठीक है ना। और एक और जैसे कोई भी है आप, ये बहुत सारे अलग अलग दल हो गए। तो इसके कितने उम्मीदवार हैं, समझ लीजिए इसके उम्मीदवार खड़े हो गए 10, 5 और 5। इस तरह से उम्मीदवार खड़े कर दिए इन्होंने अपनी, ये पार्टियां, ये क्या है राजनीतिक पार्टियां, इन्होंने अपने उम्मीदवार वहां पे लगा दिए हैं। तो इस तरह से इनके दलों के अनुसार अलग अलग सूची बना ली जाती है, ठीक है ना। ये एक अलग दल है, ये अलग दल है, ये अलग दल है, तो अलग दलों की अलग सूची
दलों की सूची बना ली जाती है कि भाई बीजेपी से कितने, कांग्रेस से कितने और इससे कितने। तो सूची प्रणाली में पहले दलों के जो उम्मीदवार हैं उनकी सूची बना ली जाएगी। इसके बाद प्रत्येक मतदाता चुने जाने वाले संख्या के बराबर मत दे सकता है। यानी चुने जाने वाले मत का यहाँ पे ध्यान रखना कि प्रत्येक मतदाता चुने जाने वाले संख्या के बराबर मत दे सकता है, पर एक उम्मीदवार को एक ही मत देगा। समझ में आ गया यहाँ पे? तो यहाँ पे समझना है कि कितने उम्मीदवारों को यहाँ पे चुनना है, कितने उम्मीदवारों को। अब जैसे यहाँ पे बीजेपी के 15 इसके हैं तो वो 100 होते, लेकिन अब यहाँ पे इस निर्वाचन क्षेत्र के अंदर 15 सदस्य चुने जाने हैं। कितने? 15। तो मान लीजिए कि बीजेपी ने 20 खड़े किए, इसने 15 और इसने 15, तो इस तरह से ये 50 उम्मीदवार वहाँ पे इस पार्टी में आ गए। लेकिन कितने उम्मीदवार वहाँ पे जीतेंगे? मान लेते हैं टोटल कितने उम्मीदवारों को वहाँ पे जीताना है? 20 उम्मीदवारों को जीताना है, 20 सदस्य वहाँ पे चुने जाने हैं। ठीक है, तो बोले इतने 100 होते, लेकिन अब इसमें से भी लोग जो पसंद होंगे उसको मत देंगे। जैसे यहाँ पे बीजेपी बहुत सारे खड़े होते हैं, लेकिन हमें बीजेपी का जो एक सही लगता है उसको देते हैं ना। तो इस तरह से ये सूची अलग अलग होती है, लेकिन इसमें से 20 जने चुने जाने हैं, तो 20 जने में से लोगों को जो सही लगता है उसको वो वोट दे देते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे ध्यान रखना है कि एक उम्मीदवार को एक मत दिया जाता है। यहाँ पे जो ये अलग अलग है, लेकिन एक उम्मीदवार को एक वोट मिलेगा। तो जिसको जो वोट मिलेगा और जिसको ज़्यादा वोट मिलेगा उसी अनुसार वो जीत जाता है। इस प्रणाली के अंतर्गत उम्मीदवार को प्रत्येक मत प्राप्त करने की गणना नहीं की जाती, वरन आनुपातिक प्रतिनिधित्व की डूब प्रणाली के अनुसार एक निश्चित कोटा, जैसे अभी मैंने बताया था, निश्चित कोटा वो तैयार किया जाता है। इस मत प्रणाली के अनुसार प्राप्त मतों के आधार पर प्रत्येक सूची में कितने उम्मीदवार निर्वाचित होने से ये निकाला जाता है। प्रत्येक सूची की कौन से उम्मीदवार निर्वाचित माने जाए, इसके लिए उन उम्मीदवारों को निर्वाचित माना जाने से जिसमें सूची में सबसे अधिक मत प्राप्त किए जाए। इस योजना में सभी दलों को उसकी शक्ति के अनुपात के अनुसार प्रतिनिधित्व प्राप्त होता है। अब मान लीजिए किसी 4 सदस्य वाले, क्या कहें, 4 सदस्य वाले निर्वाचन क्षेत्र से कांग्रेस के, एक यहाँ पे एग्जाम्पल हम मान लेते हैं कि यहाँ पे निर्वाचन क्षेत्र की बात कितनी की है कि 4 सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र, निर्वाचन क्षेत्र कितना है? 4 सदस्यीय वाला है। अब 4 सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र में से कांग्रेस और बीजेपी और साम्यवादी दल ने अपने उम्मीदवार खड़े किए। 3 दलों ने अपने उम्मीदवार खड़े किए। पहले किए, समझ लीजिए, इसकी जब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे, एक है बीजेपी, एक है कांग्रेस और एक है आपका लेते हैं, आप 2 दल हैं। ये 3 दल, और 3 दलों ने अपने इन 4 सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र में 3 दलों ने अपने प्रतिनिधि खड़े किए थे। और जो दलों ने अपने उम्मीदवार खड़े किए, विविध उम्मीदवारों को प्राप्त मतों की संख्या के अनुपात में विविध दलों को इस प्रकार मत प्राप्त हुए। तो ये 3 दल जो खड़े हुए, यानी चुनाव जो लड़ना था वो 4 सीटों के लिए लड़ना था। कितने सीटों के लिए? 4 सीटों के लिए लड़ना था। और बीजेपी ने 4 सीटों के लिए कितने उम्मीदवार खड़े किए थे? 20। कांग्रेस ने 15, आपने 15, इतने उम्मीदवार खड़े किए। ठीक है, अब बीजेपी ने कितने मत, मतलब 20 जने खड़े हुए थे, 20 जने में थे बीजेपी के टोटल ये जो 20 जने थे, 20 जने उम्मीदवार, उनको वोट दिया सब लोगों ने, कुल मिला के इनको वोट आ गए 2200 वोट मिल गए। कितने वोट मिल गए? 2200 मिल गए। आंकड़ा हम यहाँ पे देखते हैं। और इसको मिल गए 1500 वोट। कितने वोट मिल गए? 1500। और दूसरे को मिल गए, आपको मिल गए 1300। कितने मिल गए? 1300। मतलब मैं यहाँ पे आपको ये बता रहा हूँ कि सूची प्रणाली का मतलब होता है एक दल की सूची हो जाती है, यानी एक बीजेपी के 15 उम्मीदवार वो मैदान में आ गए और लोगों ने बीजेपी और उम्मीदवारों की सूची यानी बीजेपी के नाम पे दिया। तो इस तरह से बीजेपी के कितने वोट आए बीजेपी के खाते में टोटल? तो टोटल वोट 20 जने खड़े हुए, लेकिन 20 जनों का टोटल कितने वोट है? 2200। और कांग्रेस का कितना है? 1500। आपका कितना है? 1300। तो इस तरह से ये इनके वोटों की संख्या हो गई, यानी इतने इनको वोट मिले सूची के हिसाब से, यानी इस लिस्ट में, बीजेपी की लिस्ट में इतने थे तो इनको इतना वोट मिले। अब आगे देखो, तो इस तरह से टोटल हम यहाँ पे बात करें तो कितने हो गए? 5000 वोट हो गए। कितने हो गए? 5000 मत हो गए, 5000 मत हो गए। तो अब यहाँ पे इनका निश्चित कोटा हम निकालेंगे। निश्चित कोटा जैसे मैंने पहले ही बताया था, निश्चित कोटा क्या होता है कि कुल मत कितने हैं? 5000 है। अब कितने उम्मीदवार खड़े चुनाव लड़ रहे? 4 सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र से 4 लड़ रहे हैं, तो 4 और +1 यहाँ पे होगा। तो अब देखो 5 का भाग इसमें दे दिया, कितना है? 5 का भाग 500 में देने, यानी 1000 आ गया, और 1000 में +1 जोड़ेंगे। ठीक है ना? तो इस तरह से निश्चित कोटा कितना होगा? 1001 वोट। कितना?
1001 वोट। तो इस तरह से निश्चित कोटा यहाँ पे आ जाता है कि 1001 वोट यहाँ पे होगा। तो इस तरह से यहाँ पे आप देख लेते हैं 1001 है, यानी जो कोई भी यानी इस लिस्ट में यहाँ पे हम देख लेते हैं यहाँ पे इनके वोट ये मिले, ठीक है। तो अब जिसको 1001 वोट मिले हैं वहाँ से कितना प्रतिनिधि चुना जाएगा, एक प्रतिनिधि है वह विजेता होगा। कितना प्रतिनिधि विजेता होगा, एक। जिसको कितने वोट मिले हैं, 1000। तो यहाँ पे मान लीजिए अपने बीजेपी के कितने वोट आए, 2200 वोट आए। अब 2200 में से यानी अगर यहाँ पे बात करें तो डबल करें तो क्या होगा, 2002 होगा। यानी इस हिसाब से यहाँ पे 2200 वोट यानी इस बीजेपी से कितने कैसे उम्मीदवार जीतेंगे, 2। और यहाँ पे 1500, मतलब यहाँ पे 1500 का मतलब ये हो गया कि 1000 वोट से ऊपर है, लेकिन 2 विजेता नहीं हो सकते। 2 विजेता होना यानी 2 इस पार्टी से अगर 2 जीतेंगे, इसका मतलब 2200 वोट होना चाहिए, तो नहीं है, एक ही है। मतलब एक यहाँ से इससे कितनी पार्टी, इस पार्टी से कितना जीतेगा, एक व्यक्ति, और इस पार्टी से भी एक व्यक्ति। तो इस तरह से यहाँ पे लिस्ट के अनुसार ये टोटल होता है और फिर जो चुना जाता है वो सूची प्रणाली होती है। ये तो आपको समझ में आ गया। अब कल हम आपको बताएंगे कि जैसे ये आपने आज तो समझ लिया कि आनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली के 2 रूप होते हैं। पहला होता है एकल संख्या मत पद्धति और दूसरा कौन सा होता है, दूसरा है सूची प्रणाली, ठीक है। तो इस तरह से हमने दोनों के बारे में अच्छे से समझ लिया है। अब कल हम समझेंगे, कल जो अपना जो इसका अगला पार्ट होगा 4 वाला पार्ट, उसमें बताऊंगा कि एकल संक्रमण मत पद्धति और ये जो है ये किससे संबंधित है, आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति से। तो हम पढ़ेंगे कि एक आनुपातिक जो पद्धति है, आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति, इस पद्धति को अपनाने के गुण क्या हैं और इस पद्धति के दोष क्या होंगे, तो वो हम कल पढ़ेंगे, ठीक है ना। तब तक पढ़ते रहिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।